छात्रों, गुड मॉर्निंग। लर्निंग विद योगेंद्र में मैं योगेंद्र शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, फिजिक्स की पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो आवेश के बारे में पढ़ा था। आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है और आवेश के गुणधर्म, जो आवेश के गुणधर्म है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। बच्चों, आज हमारा टॉपिक जो है वो है आवेशन, यानी हम किसी वस्तु को आवेशित कैसे करते हैं। देखो, आवेशन के नाम से स्पष्ट है बेटा कि आवेशन होता क्या है। यानी किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को, किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को, आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। बिल्कुल नाम से इसके स्पष्ट है कि आवेशन होता क्या है, आवेशन कहते हैं। तो आपकी ये आवेशन की एक छोटी सी परिभाषा है, बहुत आसान परिभाषा है कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। अब आवेशन करते क्या है, यानी आवेशन की विधि क्या है या आवेशन के प्रकार क्या होते हैं। आवेशन के प्रकार, देखिए बच्चों, किसी भी वस्तु को आवेशित करने की दो विधियां होती हैं। एक तो पहली विधि है कि संपर्क द्वारा, ये दोनों वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाया जाए और उसके द्वारा किसी वस्तु को आवेशित किया जाए। और दूसरी विधि है आपकी प्रेरण द्वारा, दूसरी विधि है प्रेरण द्वारा। देखिए, संपर्क विधि जो है ये भी क्या है, दो प्रकार की होती हैं। एक तो पहली विधि इसमें है एक घर्षण द्वारा और दूसरी है चालन द्वारा। बच्चों, ये चालन द्वारा, ये सब पिछली कक्षाओं में आपने चालन क्या है, ये सभी चीजें क्या है, आपने इसका अध्ययन किया है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले संपर्क द्वारा किसी वस्तु को किस प्रकार आवेशित करते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है घर्षण द्वारा, यानी घर्षण द्वारा हम वस्तु को कैसे आवेशित करते हैं। ये घर्षण का मतलब क्या है, जब हम दो वस्तुओं को या दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो यही तो क्या है, घर्षण है। यही क्या है, घर्षण है। देखिए बच्चों, जब जैसे मान लीजिए हमारे पास दो वस्तुएं हैं, इन दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है, तो किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कब, रगड़ने पर किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये ए वस्तु है, ये बी वस्तु है, तो अगर यदि ए वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर बी वस्तु में गए तो बी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। बी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, जिससे बी वस्तु कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। बी वस्तु हमारा कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। और ए वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर बी में चले गए हैं, इसलिए बी में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वस्तु ए कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। तो हमको उम्मीद बेटा कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि घर्षण द्वारा किसी वस्तु को कैसे आवेशित करते हैं। तो घर्षण में बच्चों करते क्या है कि इस विधि में दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, फिर इन्हें क्या है, दूर दूर ले जाते हैं, जिससे इन दोनों पदार्थों में, जैसे रगड़ने के बाद इनको क्या है, दूर दूर ले गए, तो इन दोनों पदार्थों में, ये मेन पॉइंट बच्चा यहाँ आपको समझना है कि इन दोनों पदार्थों में अलग अलग प्रकृति का, जैसे यहाँ पे क्या धन आवेशित है और यहाँ पे क्या है, ऋण आवेशित है, अलग अलग प्रकृति का किंतु समान परिमाण का आवेश होता है। अलग अलग प्रकृति, भले यहाँ पे क्या धन आवेश है और यहाँ पे क्या है, ऋण आवेश है, लेकिन जो परिमाण होगा दोनों पर वो क्या होगा, समान होगा। हाँ, किसी पदार्थ का धनावेशित होना और ऋण आवेशित होना वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, उसके गुणधर्म को निर्भर करता है। बच्चों, घर्षण की घटना को हम एक एग्जाम्पल द्वारा, हम ये एग्जाम्पल घर पर भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग घर पर कुछ धागे ले लें और उन धागों को अपने हाथ की उंगलियों में फंसाकर काफी देर तक क्या है, रगड़ें।
काफी देर तक आपस में क्या है, धागों और हाथ की उंगलियों को आपस में रगड़े। तो जब आप देखते शुरुआत में जब अपने हाथ में धागे लेंगे तो धागे कुछ इस प्रकार होंगे, इस प्रकार लटके होंगे धागे आपस में। लेकिन जब हाथ की उंगलियों द्वारा इनको आपस में रगड़ा जाएगा तो होता क्या बच्चों कि यहाँ पर ये धागे जो होते हैं वो कुछ दूर दूर हो जाते हैं। अब इसमें कारण क्या होता है कि जब हाथ को धागों से रगड़ते हैं तो धागे से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो धागों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, हाथ में चले जाते हैं। जब धागों में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, हाथ में चले जाते हैं। और धागों पर किसकी अधिकता हो जाती है, धन आवेश की अधिकता हो जाती है। यहाँ पर धन आवेश की अधिकता हो जाती है। और जब यहाँ पर जब समान प्रकार के आवेश बचेंगे, अब यहाँ पे जब समान प्रकार के आवेश बचेंगे तो ये धागे एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और हाँ, अगर हम यहाँ पर इन धागों के समीप अपना हाथ लेके जाएं, अब चूंकि धागों से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ चले गए हैं, हाथ में चले गए हैं। तो अगर हम धागों के समीप अपना हाथ लेके जाते हैं तो ये धागे हाथ की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। क्यों आकर्षित होते हैं, क्योंकि धागों पे इस समय क्या है, धन आवेश है और हाथ में हमारे क्या है, ऋण आवेश है। तो इसको हम दोनों प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर हम धागों में हाथ से रगड़ते, धागों को हाथ से रगड़ते हैं तो धागों में समान आवेश होता है जिससे वो एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर दूर जाते हैं। और अगर उन धागों के समीप अगर हम अपने हाथ को ले जाते हैं तो वो धागे हाथ की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। बच्चों ये प्रयोग हम अपने घर में कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। बच्चों कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल आपके पास हैं कि ये बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कांच की छड़ है, कांच की छड़ है, इसको हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से अगर रगड़ते हैं तो यहाँ पे कांच की छड़ जो होती है वो धन आवेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा जो होता है वो ऋण आवेशित हो जाता है। इसी प्रकार अगर बिल्ली की खाल को अगर हम प्लास्टिक की छड़ से रगड़ते हैं, प्लास्टिक की छड़ से अगर हम रगड़ते हैं या एबोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल भी क्या धन आवेशित होती है और ये छड़ जो है वो ऋण आवेशित हो जाती है। इसी प्रकार अगर हम ऊनी कपड़े को, मान लीजिए हमारे पास क्या कोई ऊनी कपड़ा है और ऊनी कपड़े को हम अंबर, एबोनाइट या प्लास्टिक की छड़ या रबड़ से, अंबर एक पदार्थ है, एबोनाइट और प्लास्टिक या रबड़ के साथ आपस में रगड़ते हैं तो ऊनी कपड़ा भी धन आवेशित हो जाता है और ये अंबर या एबोनाइट या प्लास्टिक और रबड़ ये क्या हो जाते हैं, ऋण आवेशित हो जाते हैं। तो इन एग्जाम्पलों को आपको याद रखना है, ये बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। देखिए किसी वस्तु का धन आवेशित होना या ऋण आवेशित होना वो किस पर निर्भर करता है, वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, उसके गुणधर्म पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं कि चालन द्वारा किसी वस्तु को कैसे आवेशित करते हैं। देखिए चालन द्वारा में क्या होता है, जैसे कोई आवेशित वस्तु है, कोई वस्तु आवेशित वस्तु है, मान लीजिए इस वस्तु पर क्या है, धनावेश है। तो जब कोई आवेशित वस्तु के समीप कोई अनावेशित वस्तु लाते हैं, अनावेशित वस्तु का मतलब है कि ये वस्तु कैसा है, उदासीन है। जब किसी आवेशित वस्तु के समीप कोई अनावेशित वस्तु लाते हैं अर्थात उदासीन वस्तु लाते हैं और इन दोनों को किसी चालक तार द्वारा, इन दोनों वस्तुओं को किसी चालक तार द्वारा आपस में क्या है, जोड़ देते हैं, किसी चालक तार द्वारा आपस में जोड़ देते हैं तो होता क्या है कि आवेशित वस्तु से आवेश जो होता है वो उदासीन वस्तु की ओर क्या होता है, स्थानांतरित होने लगता है। आवेशित वस्तु से जो आवेश होता है वो उदासीन वस्तु की ओर बढ़ने लगता है, स्थानांतरित होने लगता है। ये हमारा कैसा है, आवेशित वस्तु है, ये हमारा है आवेशित वस्तु। और ये वस्तु कैसी है,
उदासीन वस्तु है। तो जब इनको पास पास लाते हैं और किसी चालक तार द्वारा जब इसको जोड़ते हैं तो होता क्या है कि इस आवेशित वस्तु से आवेश उदासीन वस्तु की ओर स्थानांतरित होने लगते हैं। देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए आवेशित वस्तु है तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, विभव होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, विभव होगा। उदासीन वस्तु का मतलब क्या है कि उसमें कोई आवेश नहीं है, ना धन आवेश है ना ही ऋण आवेश है। लेकिन जब इसको चालक तार द्वारा संपर्क लाते हैं तो आवेश क्या है, उदासीन वस्तु की ओर जाने लगता है। अब मान लीजिए इस पर कुछ ना कुछ क्या होगा, विभव होगा, इस पर भी कुछ ना कुछ क्या होगा, विभव होगा। तो इन दोनों वस्तुओं के विभव में जो अंतर होता है, इन दोनों वस्तुओं के विभव में जो अंतर होता है वही हमारा क्या होता है, विभवांतर होता है। वही हमारा क्या होता है, विभवांतर होता है। बच्चों इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई दो वस्तुएं हैं, ये दो वस्तुएं हैं, मान लीजिए इस पर Q1 आवेश है पहली वस्तु पर, दूसरी वस्तु पर Q2 आवेश है, या किसी संख्या द्वारा हम समझ सकते हैं इसको। मान लीजिए पहली वस्तु पर 6 माइक्रोकूलाम का आवेश है और दूसरी वस्तु पर -2 माइक्रोकूलाम का आवेश है, -2 माइक्रोकूलाम का आवेश है। लेकिन यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि दोनों गोले क्या हैं, एक समान है। दोनों गोले एक समान का अर्थ है कि इनकी त्रिज्या समान हो, इनकी त्रिज्या क्या है, समान हो, इनका आकार समान हो, आकार कैसा हो समान हो, और इनमें जो मटेरियल है वो भी क्या हो, एक जैसा हो, तभी ये दोनों गोले आपस में क्या होंगे, समान है। तो अगर इनको चालक तार द्वारा जोड़ते हैं, अगर इन गोलों को चालक तार द्वारा जोड़ते हैं तो होता क्या है, ये एक दूसरे के आवेश को जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे Q1 आवेश है, यहाँ पे Q2 आवेश है, एक दूसरे आवेश को जोड़ देते हैं और फिर आधा आधा बांट लेते हैं। अब आधा बांटने का मतलब क्या है, इन दोनों को जोड़ दें और उससे क्या 2 से भाग कर दें तो ये इसका क्या हो गया, आधा आधा हो जाएगा। यानी कि पहले वाले वस्तु पर भी आवेश कितना होगा, Q1 प्लस Q2 अपान 2, दूसरे वाले वस्तु पर भी आवेश हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपान 2। लेकिन इस यहाँ पर कंडीशन अप्लाई है बच्चों कि ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब दोनों गोलों की त्रिज्या समान होगी, आकार समान होगा और दोनों वस्तुओं में जो मटेरियल है वो भी क्या होगा, समान होगा। आइए इसको नंबर द्वारा समझ सकते हैं। जैसे एक पर 6 माइक्रोकूलाम का आवेश है, दूसरे पर क्या है, -2 माइक्रोकूलाम का आवेश है। सबसे पहले इनको हम जोड़ते हैं तो 6 माइक्रोकूलाम और प्लस दूसरे पे क्या है, -2 माइक्रोकूलाम। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो देखिए 6 माइक्रोकूलाम प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 माइक्रोकूलाम। अब 6 से आप 2 घटाइए, कितना बच जाएगा, 4 माइक्रोकूलाम। देखिए इसमें हमने यही तो बताया, सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों आवेशों को जोड़ते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, आधा करते हैं। तो हम 6 माइक्रोकूलाम और -2 माइक्रोकूलाम को जब आपस में जोड़ा गया तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 माइक्रोकूलाम। फिर इसका अगर हम आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी आधा करने पर आ जाएगा हमारा 2 माइक्रोकूलाम। यानी कि दोनों वस्तुओं पर कितना आवेश हो जाएगा, 2 माइक्रोकूलाम। तो इस प्रकार बच्चों हम चालन द्वारा किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। बच्चों आवेशन की जो अगली विधि है हमारी वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो बच्चों हम प्रेरण द्वारा किसी उदासीन वस्तु को कैसे आवेशित करते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि जब चालन द्वारा आवेशन में आपने देखा कि जब कोई एक आवेशित वस्तु होता है तो उसके समीप कोई अनावेशित वस्तु लाते हैं तो उसे एक चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं, तब वह अनावेशित वस्तु भी क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। लेकिन प्रेरण द्वारा आवेशन में इन दोनों वस्तुओं को आपस में चालक तार द्वारा नहीं जोड़ते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे कोई वस्तु है, उस वस्तु को बिना छुए, जैसे कोई वस्तु है तो अगर हम दूसरी वस्तु उदासीन वस्तु लेते तो उन दोनों वस्तुओं को बिना आपस में स्पर्श कराए उदासीन वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। इसकी छोटी सी परिभाषा बच्चों, बहुत आसान सी परिभाषा है कि जैसे किसी वस्तु को बिना छुए हुए, किसी वस्तु को बिना छुए हुए आवेश देने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं।
किसी वस्तु को बिना छुए हुए आवेश देने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। बच्चों, जब हम किसी आवेशित वस्तु के समीप, जैसे मान लीजिए ये कोई आवेशित वस्तु है, ये क्या है, आवेशित वस्तु है, इसके समीप कोई उदासीन वस्तु ले जाते हैं, इसके समीप क्या है, कोई उदासीन वस्तु ले जाते हैं, लेकिन कंडीशन है इन दोनों को स्पर्श नहीं कराते हैं, इन दोनों को स्पर्श नहीं कराते हैं। तो होता क्या है कि आवेशित वस्तु के पास वाली सतह, जैसे आवेशित वस्तु के ये पास वाली सतह है, तो इस पर विपरीत प्रकृति का आवेश रहता है। जैसे यहाँ पे धन आवेश है तो इसके पास वाली सतह पर ऋण आवेश हो जाएगा। अगर ये ऋण आवेशित होता तो इसके पास वाली सतह पर क्या हो जाता, धन आवेश हो जाता। और दूर वाली सतह पर समान आवेश हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे धन आवेश है तो दूर वाली सतह पे क्या, समान आवेश, अर्थात क्या हो जाएगा, धन आवेश हो जाएगा। तो इसमें केवल इतना ध्यान देना बेटा कि इसमें क्या होता है कि जब आवेशित वस्तु के पास वाली सतह पर क्या है, विपरीत प्रकृति का आवेश होता है, और दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। इसी घटना को क्या कहते हैं बेटा, इसी घटना को कहते हैं स्थिर वैद्युत क्षेत्र प्रेरण कहते हैं। इसी घटना को स्थिर वैद्युत क्षेत्र प्रेरण, इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई आवेशित वस्तु है, इसके समीप हम कोई उदासीन वस्तु लेके गए, ये आपका क्या है, आवेशित वस्तु है, और इसके समीप हम लेके गए उदासीन वस्तु अर्थात अनावेशित वस्तु। तो होता क्या है कि जो आवेशित वस्तु के समीप वाली सतह होती है, आवेशित वस्तु के समीप वाली सतह, जैसे ये सतह है, उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा, और दूर वाली सतह पर समान प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको प्रेरण द्वारा आवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। बच्चों अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि किसी वस्तु या गोले को प्रेरण द्वारा धन आवेशित कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप ये टॉपिक समझ जाएंगे तो हमें उम्मीद है कि आपको आवेशन पूरी प्रकार से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों कि जिस गोले को धनावेशित करना है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किसी गोले को धनावेशित कैसे करना है। तो जिस गोले को धनावेशित करना है उस गोले के समीप, जैसे मान लीजिए ये गोला है, इसको धनावेशित करना है, तो उस गोले के समीप क्या है, एक ऋण आवेशित वस्तु लाते हैं या ऋण आवेशित गोला लाते हैं। ये आपका हो गया ऋणावेशित गोला, और ये आपका क्या है, उदासीन गोला है, भी उदासीन गोला या उदासीन वस्तु यानी कि अनावेशित वस्तु। भाई इसी गोले को, इसी उदासीन वस्तु को हमें क्या करना है, धनावेशित करना है। तो इसका जो पहली विधि है, आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जिस गोले या जिस वस्तु को आवेशित करना है उसको ऋण आवेश, अगर धन आवेशित करना है तो ऋण आवेशित गोले के समीप ले जाएंगे, और अगर ऋण आवेशित करना है तो धन आवेशित गोले के समीप ले जाएंगे। ये पहली प्रक्रिया आपको अपनानी है। अब दूसरी प्रक्रिया में क्या होता है, जब इन दोनों गोलों को समीप ले जाते हैं तो वहां अभी हमने आप पढ़ा कि प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है। तो प्रेरण के नियमानुसार होता क्या है, प्रेरण के नियमानुसार क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका ऋण आवेशित गोला है, और ये आपका जिस गोले को आपको धन आवेशित करना है ये उदासीन गोला है। तो होता क्या है कि इस ऋण आवेशित गोले के समीप वाली सतह जो होती, उदासीन गोले की जो सतह होती समीप वाली, वो उसके विपरीत प्रकृति की हो जाती है। अर्थात ये ऋण आवेशित गोला है तो यहाँ पर जो सतह होगी वो क्या हो जाएगी, धन आवेशित, और दूर वाली सतह जो हो जाएगी वो समान प्रकार के आवेश से हो जाएगी, अर्थात वो सतह क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी। तो ये हमारा दूसरा स्टेप था बच्चों। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं कि तीसरे स्टेप में चूंकि हमें गोला क्या करना है, धन आवेशित करना। अब अभी हमारे पास क्या है, इस गोले पर धन आवेश भी है और ऋण आवेश भी है। तो हम करते क्या है कि जैसे ये गोला आपका ऋण आवेशित गोला है, और ये जो उदासीन गोला था उस पर अब धन आवेश और ऋण आवेश दोनों आवेश हो गए। तो इसको करते क्या है, इस गोले को हम क्या करते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं।
इस गोले को भू संपर्कित कर देते हैं। बच्चों, भू संपर्कित का अर्थ होता है कि आवेशित वस्तु को किसी चालक द्वारा, आवेशित वस्तु को किसी चालक द्वारा पृथ्वी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ते हैं? पृथ्वी से जोड़ते हैं, क्योंकि पृथ्वी का वोल्टेज क्या होता है? पृथ्वी का वोल्टेज शून्य होता है। तो जब पृथ्वी से जोड़ते हैं तो इस आवेशित वस्तु का जो ऋण आवेश होता है वो समस्त ऋण आवेश कहाँ चला जाता है? पृथ्वी पे चला जाता है। और गोले पे क्या शेष बचता है? गोले पे जो शेष बचता है वो क्या बचता है? शेष धन आवेश बचता है। और ये हमारा पहले का क्या था? ऋण आवेशित गोला था। अब बच्चों, हमारा चौथा स्टेप जो होगा कि इस जो धन आवेशित गोला, जो ये जो ऋण आवेशित गोला था, सॉरी, ये जो उदासीन गोला था, एक तरफ धन आवेश और एक तरफ ऋण आवेश था, उसको क्या किया गया? भू संपर्कित किया गया था और समस्त ऋण आवेश कहाँ चला गया? पृथ्वी में चला गया। तो इस भू संपर्कित वस्तु को क्या कहते हैं? चौथे स्टेप में तोड़ देते हैं। इसको क्या करते हैं? भू संपर्कित वस्तु को, भू संपर्कित जिस चालक तार द्वारा करते हैं उसे क्या है? तोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं और ऋण आवेशित गोले को क्या है? अलग ले जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो गोला बचता है वो कैसा हो जाता है? धन आवेशित हो जाता है। इस प्रकार गोले पे क्या? धन आवेश शेष रह जाता है। बच्चों, आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम ऐसे भी कर सकते हैं, किसी वस्तु या गोले को प्रेरण द्वारा ऋण आवेशित कैसे कर सकते हैं। बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इसको आप पढ़ चुके हैं, सभी लोगों ने पढ़ा है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। देखो, इसमें इसको समझते बेटा है कि जैसे मान लीजिए कोई विलगित निकाय है, कोई क्या है? विलगित निकाय है। अब बच्चा, ये विलगित निकाय क्या है? ये क्या होता है? देखिए, इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए, ये एक ऐसा निकाय होता है कि इसके बाहर से, मतलब विलगित निकाय ऐसा निकाय होता है कि इसके बाहर से ना तो कोई आवेश दे सकते हैं, मतलब इसको बाहर से ना तो कोई आवेश दे सकते हैं और ना ही उसका आवेश बाहर जा सकता है। मतलब विलगित निकाय वह निकाय है जिसको बाहर से ना तो कोई आवेश दे सकते हैं और ना ही उसका आवेश बाहर जा सकता है। तो बेटा होता क्या, इसमें आवेश संरक्षण के सिद्धांत को हम समझ सकते हैं कि विलगित निकाय की किसी प्रक्रिया में, मान लीजिए विलगित निकाय की कोई प्रक्रिया है, विलगित निकाय की किसी प्रक्रिया में जो नेट आवेश होता है, वो प्रक्रिया के पूर्व और प्रक्रिया के पश्चात ये क्या होता है? आपस में बराबर होता है। किसी विलगित निकाय की किसी प्रक्रिया में जो नेट आवेश होता है वो प्रक्रिया के पूर्व और प्रक्रिया के पश्चात बराबर होता है। अर्थात क्या रहता है? संरक्षित रहता है। यही क्या है? यही तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। बच्चों, इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, आप अच्छी तरह से जानते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए Na+ और +Cl-, ये क्या हो जाएगा? NaCl। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रक्रिया के पूर्व कितने धन आवेश थे, कितने ऋण आवेश थे, कुल आवेशों की संख्या कितनी थी या कुल आवेश कुल कितना था। और ये प्रक्रिया के बाद, इधर क्या है? प्रक्रिया के पूर्व और इधर क्या है आपका? प्रक्रिया के बाद। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि प्रक्रिया के पूर्व कुल धन आवेश कितना था, कुल धनावेश कितना है। तो प्रक्रिया के पूर्व आप देखेंगे Na+ कितना आवेश है? प्लस का 1 आवेश है। और प्रक्रिया के बाद इधर देखिए कितना आवेश है? कोई आवेश नहीं, यानी क्या है? 0 आवेश है। और कुल ऋण आवेश चेक करते हैं तो कुल ऋण आवेश जो है वो आपका प्रक्रिया के पूर्व क्या है? 1 ऋण आवेश है, यानी -1 हो जाएगा। और प्रक्रिया के बाद देखते हैं कोई ऋण आवेश कितना है, वो भी क्या है? प्रक्रिया के बाद 0 ऋण आवेश है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्रक्रिया के पूर्व कुल आवेशों की संख्या क्या है, कुल
आवेशों की संख्या, कुल आवेशों की संख्या। तो स्पष्ट है कि धन आवेश एक है, ऋण आवेश एक है, तो कुल आवेशों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। अब इधर देखिए, कुल आवेश इधर है ही नहीं, तो कुल आवेशों की संख्या इधर कितनी होगी? 0। अब देखते हैं कुल आवेश, कुल आवेश यानी नेट आवेश। देखिए यहाँ पे हमने क्या पहले चेक किया? कुल धन आवेश, कुल ऋण आवेश, उसके बाद कुल आवेशों की संख्या। अब कुल आवेश देखिए, सबसे पहले यहाँ धन आवेश क्या था? +1, और फिर ऋण आवेश क्या था? -1। तो +1 -1 एक दूसरे को निरस्त करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। यानी कुल आवेश क्या हुआ? 0। और प्रक्रिया के बाद देखेंगे कोई आवेश है, कोई आवेश नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? 0। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि प्रक्रिया के पूर्व कुल आवेश कितना है? 0 है, और प्रक्रिया के बाद क्या है? कुल आवेश क्या है? ये भी क्या है? 0 है। तो यही तो इसकी परिभाषा है कि प्रक्रिया के पूर्व और प्रक्रिया के पश्चात तो आवेश का मान क्या होता है? बराबर होता है, अर्थात संरक्षित रहता है। हाँ बच्चों, इसमें एक नोट पॉइंट है कि कुल धन आवेश, कुल धन आवेश, कुल धन आवेश और कुल ऋण आवेश तथा कुल आवेशों की संख्या संरक्षित रह भी सकती है और संरक्षित नहीं भी रह सकती है। यानी कुल धन आवेश संख्या, जैसे यहाँ +1 है, यहाँ कोई नहीं, यहाँ 0 है, तो ये बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते। किंतु कुल आवेशों की जो कुल आवेश जो होता है वो सदैव क्या होता है? संरक्षित रहता है। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।